नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया भर के सारे दिन के हालचाल आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। आज एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा में है कि आखिर बिहार का बाहुबली कौन है। बिहार में कई सारे फैक्टर लगातार उभर रहे हैं। बिहार की राजनीति पूरे देश में हमेशा से चर्चा का विषय रही है। आज बिहार की राजनीति पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। नमस्कार अनंत जी, स्वागत है आपका। तो जैसा कि शुरुआत में हमने बात की कि बिहार का बाहुबली कौन, ये अब जो इस वर्ष के अंत में शायद बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है वहां सत्ता का गणित इस समय क्या है? देखिए, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसकी खुमारी उतरी नहीं पूरी तरीके से जी। और दूसरी राजनीतिक खुमारी का नशा जो राजनीति में रुचि रखते हैं उन पे भी और जो राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं उन पर भी जी। क्योंकि बिहार देश की राजनीति का एक ऐसा गढ़ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, यूं तो हर राज्य का, हर सीट का एक एक सीट का महत्व है। सरकारें एक एक बोर्ड से गिरती बनती हैं, लेकिन बिहार की राजनीति, बिहार में सक्रिय हर समय पूरे 12 महीने राजनीति चलती है, कुछ ना कुछ। और जितनी उठापटक बिहार की राजनीति में होती है, आया राम गया राम, दल बदल, चुनाव के अंदर हिंसा, ईवीएम लूट लेना, ईवीएम को ले जाना, पहले मतपेटी होती थी लेकिन अब ईवीएम है उसमें। तो बिहार का चुनाव इसलिए ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि बिहार में पिछले आप ये देखिए 35 साल 1990 से लेके 2025 35 साल में बिहार में 33 साल तक लालू राबड़ी ने राज किया, 15 साल करीब, और 19 साल से लगभग 18 साल कुछ दिन हो गए हैं तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। 278 दिन अगर हम जीतन राम मांझी के छोड़ दें तो लगातार या तो लालू पहले, फिर राबड़ी और अब नीतीश राज कर रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है, बिहार के लोगों के मन में भी और बिहार से बाहर जो लोग हैं उनके मन में भी, क्या नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि आपको याद होगा पिछला जो चुनाव है, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो उनका सहयोगी दल है उसको मिली 74 सीट और लालू को मिली 43 सीट, मतलब लगभग 30 सीटें कम मिली। फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और पूरे 5 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। ये अगर एक मैं बीच में बात रोकूं कि बिहार में और क्या महाराष्ट्र में एक जैसा होने जा रहा है? जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना, शिंदे वाली शिवसेना को अपने साथ लिया, शिवसेना को मुख्यमंत्री यानी कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, और जब अगले चुनाव में बीजेपी उतरी तो बड़ी पार्टी बनी, वापस देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। क्या बिहार में ऐसा कुछ हो सकता है कि शुरुआत में तो अब नीतीश को बना दिया था, अब इस बार अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरती है, जेडीयू से बड़ी, और उनके गठबंधन को बहुमत मिलता है तो अब शायद नीतीश को ना बनाए, बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री मिलने वाला है? देखिए, पिछली बार भी बीजेपी की ये थी मांग उठी, लेकिन जो बीजेपी आला कमान है उन्होंने कहा कि अगर नीतीश को हम छेड़ते हैं, पहली बात तो नीतीश को छेड़ते हैं तो नीतीश पहले एक बार लालू के साथ जा चुके हैं। हाँ। कांग्रेस लालू के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री वही रहे, भाजपा का दामन छोड़ के उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया था जी। तो चुनाव के नतीजों के बाद क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने जो सवाल महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़ा इसको, बिल्कुल महाराष्ट्र में ठीक आज से 40 साल पहले जब भाजपा और शिवसेना की दोस्ती हुई बाल ठाकरे के साथ, शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में था, सीटें भी ज्यादा लड़ता था और उसको सीटें जीतती भी ज्यादा थी। लेकिन पिछले जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे निकल गई तो शिवसेना को लगा कि ये हमसे आगे निकल रहे हैं, और जो खटास थी और उद्धव ठाकरे के मन में मुख्यमंत्री पद का भी एक मोह जागा, उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ के और वहाँ कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बनाई। ठीक वही स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार भी यहाँ बड़े भाई की भूमिका में थे। आपको याद होगा 2010 के जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसको 115 सीटें मिली और भाजपा को 53-55 सीटें मिली। उसके बाद जब 2015 का चुनाव आता है तो 115 सीटें घट के नीतीश कुमार की 71 रह जाती हैं, और पिछला जो चुनाव है 43, तो मतलब 115 फिर 71 और फिर 43, तो नीतीश का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। और उसी को देखें तो बीजेपी जो पहले 30-35 सीटें जीतती थी, पिछली बार 74 जीती। तो चुनाव नतीजों के बाद जो अटकलें लग रही है, कयासबाजी है राजनीतिक हलकों में, वो यही है कि नीतीश कुमार की अगर इस बार कम सीटें आई तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी, और अगर नीतीश नहीं माने
तो जिस तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो टूटी, एक नाथ शिंदे अलग निकले, ऐसा कुछ बन सकता है। लेकिन चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा कि किस दल को कितनी सीटें आती है। कई बार नतीजे जो अपेक्षित होते हैं उससे उलट चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। जैसे अभी यूपी के चुनाव में ये लोकसभा के जो चुनाव हुए, भाजपा 70 सीटें थी, 62 सीटें जीती थी और इस बार 33 सीटों पर रह गई। बिल्कुल। तो ये बिहार के नतीजे क्या होंगे, लेकिन माना ये जा रहा है कि बिहार में नीतीश का प्रदर्शन अब वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है जी। फिर वो कई चीजों को भूलने लगे हैं। उनको याद नहीं रहता है कि मैंने क्या कहा। नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी कह के संबोधित उन्होंने एक बार किया। ऐसे कई वो उनके किस्से चल रहे हैं। जिस तरह से उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक थे, उनको भी चीजें याद नहीं रहती थी, भूल जाते थे। तो वो स्थिति नीतीश कुमार की हो रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है नीतीश कुमार? क्योंकि इस समय जो केंद्र सरकार में भी गणित है वो ऐसा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं है। तो अगर वो बिहार से नीतीश को हटाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र में भी उनके लिए खतरे की घंटी बज जाए। नहीं, बिल्कुल। ये जिस समय बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 241 सीटों पर जब सिमटी जी, तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के यूपीए के साथ जाएंगे, इंडिया अलायंस जिसको बोलते हैं, क्या उसके साथ जाएंगे? लेकिन दोनों ने बीजेपी गठबंधन के साथ रहना उचित समझा। अगर बीजेपी नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ उनको मुख्यमंत्री पद से हटाती है तो लोकसभा की सदस्य संख्या के आधार पर नीतीश अपना क्या निर्णय लेते हैं, भाजपा गठबंधन एनडीए में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये मैंने कहा ना उस चुनाव के बाद के जो नतीजे आएंगे उस पर निर्भर करेगा। लेकिन नीतीश बिहार के अंदर जो है वहां पर एक तो यादव है जी, जो डोमिनेट करते हैं, जो जिनकी राजनीति में बोलबाला है, दबदबा है, और दूसरी जातियां जो गांव में रहते हैं छोटे, उनके प्रभाव में आके वोट करते हैं। तो एक तरफ तो यादव में जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ एक मुश्त जुड़ा है मोटे तौर पे माना जाए तो। दूसरी तरफ ब्राह्मण और राजपूत है जो स्वर्ण है, गांव में उनका भी दबदबा है। वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, जो एक दौर में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जो दो मजबूत हैं, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, ये दो धड़ों में खड़े हैं। अब जो कुर्मी है, जो ओबीसी में आते हैं, जो गांव में उनका कई जगह प्रभाव है लेकिन ज्यादातर वो बिखरे हुए हैं, उनको नीतीश में अपना आसरा दिखता है। उनको लगता है कि नीतीश है तो हम सुरक्षित हैं, उनको एक छत्र छाया उनको मिलती है। तो वो जो नीतीश के पास 15-16% वोट है वो इफेक्टिव है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वो अगर लालू के साथ मिल गए तो लालू ने भी हालांकि उनको समर्थन दिया, तेजस्वी को नहीं बनाया, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन हाँ, नीतीश आज की तारीख में अभी बिहार में जरूरी है। और नीतीश एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 साल 120 दिन अभी मुख्यमंत्री रह लिए, और ये 4 महीने का टर्म और निकालते हैं तो वो देश में 19 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने वाले जो गुने चुने 6-7 मुख्यमंत्री हैं उनमें उनका नाम शामिल हो जाएगा। तो नीतीश आगे क्या होता है नीतीश का अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं उसमें यह है कि नीतीश की पार्टी की सीटें अगर वो उतनी सीटों पर लड़ते हैं तो उनका परफॉर्मेंस जैसा लगातार घट रहा है उससे भी उसमें गिरावट आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक टाइम था जैसे कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, और फिर अब लालू के बाद आगे नीतीश कुमार। लगभग 3 दशकों से 3 ही लोगों ने शासन किया है, 3 बल्कि 2 ही कहने चाहिए। लालू परिवार एक हो गया, दूसरा नीतीश कुमार। तो क्या अब ये नेतृत्व या व्यवस्था बदलने का समय आ गया है? जैसे कि बिहार में एक नए नेता उभर के सामने आए हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर, पीके फैक्टर आजकल कहा जा रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर बिहार में वैसे साबित होंगे जैसे दिल्ली में केजरीवाल साबित हुए? देखिए, आज कहना मुश्किल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल बन पाएंगे जी। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने जो पिछले 1.5 साल में, पहले वो चुनाव रणनीतिकार थे। 2014 में जो बीजेपी का प्रचार था उसमें नरेंद्र मोदी के साथ वो रहे। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव हुए तो अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए उन्होंने काम किया और रणनीतिकार माने जाते हैं। अब उन्होंने पिछले साल बिहार में जन स्वराज पार्टी का गठन किया और पूरे बिहार में उन्होंने जन यात्रा निकाली लोगों की समस्याएं समझने के लिए कि बिहार से आखिर पलायन क्यों करते हैं। उनका सारा फोकस युवाओं पर है
जी। कि बिहार में इतना जब इंटेलिजेंट है युवा, आईएएस में और परीक्षाओं में उनकी अच्छी सफलता मिल रही है, तो बिहार के लोगों को आखिर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है? वहां रोजगार क्यों नहीं है? इंडस्ट्री वहां बिहार में क्यों नहीं आती है? क्या कारण है? तो उस पर फोकस कर रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, लालू, आपने सबको देख लिया। अब एक नई व्यवस्था के तहत प्रशांत किशोर की जो पार्टी, जन स्वराज पार्टी, और जो यात्रा उन्होंने निकाली उसमें बहुत भीड़ जुटी। अभी पिछले साल 2024 में नवंबर में वहां 4 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए। एक बेलागंज सीट थी जहां जन स्वराज पार्टी, पीके की पार्टी को 17,000 वोट मिले। जी। एक इमामगंज सीट थी। इमामगंज में जो लालू, इनके नीतीश, पीके की जो पार्टी थे, पीके की पार्टी को 37,000 वोट मिले। तो 6 महीने 7 महीने के अंदर कोई पार्टी अगर बनती है और वो विधानसभा तीसरे नंबर पे रही जन स्वराज पार्टी, 37,000 वोट लेने का मतलब है कि वो उपचुनाव था। जी। और ये चुनाव जब मुख्य चुनाव विधानसभा का आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो जन स्वराज पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, कितने वोट मिलते हैं, इस पे तो लोगों की निगाह रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी निगाह इस पे रहेगी कि जो पीके को वोट मिलेगा वो आखिर किसका वोट होगा। जी। आपने जो केजरीवाल का उदाहरण दिया, दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुआ तो 70 सीटें जो थी उसमें जब पहली बार केजरीवाल 62 सीटें लेके आए, जब उन्होंने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई, 8 बीजेपी को, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। दूसरे चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। निश्चित रूप से वहां जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो केजरीवाल जी ले गए थे। बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगी थी केजरीवाल, वोटिंग परसेंटेज लगभग बचा रहा। लेकिन बीजेपी का उतना शेयर केजरीवाल नहीं ले गए जितना कांग्रेस के खाते से लिया। तो जन स्वराज पार्टी बिहार के अंदर किसके वोट काटेगी? क्योंकि सवाल वही है कि जो वोट थे वो आपके बटे हुए थे। बिल्कुल। पिछले जो 30 साल से चुनाव हो रहा है, लालू एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस लालू के साथ जाती, कभी अकेले लड़ती। तो पीके को जो वोट मिलेगा वो 10% मिले या 15% मिले, वो किसके खाते से मिल जाएगा? अगर अल्पसंख्यकों में पीके, जैसे मैंने बताया इमामगंज का उदाहरण दिया, इमामगंज में जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे वो माइनॉरिटी से थे, मुस्लिम, और उन्होंने 37,000 वोट लिए। जी। तो पिछली बार वहां ओवैसी की जो पार्टी थी, AIMIM, उसने वहां 5 सीटें जीती थी। ये बात अलग है कि बाद में पांचों के पांचों राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, लेकिन 5 सीटें उन्होंने जीती थी और 4-5 सीटों पे उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे। तो अगर ओवैसी की पार्टी भी वहां लड़ती है, जो स्वाभाविक रूप से लड़ेगी, उन्होंने घोषणा किया, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी अगर अल्पसंख्यकों के वोट पे उसकी नजर है और अगर अल्पसंख्यकों के वोट 10-15% भी वो काट लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो झटका लालू प्रसाद और कांग्रेस को लगेगा। और अगर उन्होंने बीजेपी के जो अगड़े वोट हैं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, बीजेपी का जो भी वोट बैंक है, अगर युवा जो बीजेपी वोटर है, बीजेपी समर्थक माना जाता है, वो अगर प्रशांत किशोर के साथ जाता है तो वो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। तो ये नजर रहेगी कि कितनी मिलती है, लेकिन वो किसके खाते में सेंध लगाते हैं, किसके वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, इस पे भी नजर रहेगी। तो क्या मतलब बिहार में अब नई तरह की व्यवस्था आने वाली है या वही जाति के आधार पर ही वोट पड़ेंगे? जैसे प्रशांत किशोर जो मांग रहे हैं वोट, वो कह रहे हैं कि भाई विकास के नाम पर दो, रोजगार के नाम पर दो, या हम यहाँ उद्योग लाएंगे उस नाम पर दो। तो क्या वो अपनी बात बिहार के लोगों को समझा पाएंगे, या वही जो चलता है पैटर्न पुराना कि कोई यादव, कोई मुसलमान, कोई कुर्मी, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, उसी पैटर्न पर वोटिंग होने वाली, या कुछ नया हमें मिल सकता है इसमें? नहीं, देखो, ये प्रशांत किशोर समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे, ये आप आज और हम नहीं अंदाज लगा सकते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर इमामगंज में उनका कैंडिडेट, जो 8 महीने पुरानी पार्टी थी, अगर 37,000 वोट लेता है, तो निश्चित रूप से उनको सीटें कितनी मिलती हैं ये तो महत्वपूर्ण हो गई ही, लेकिन उनको कितने वोट मिलते हैं, कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं। अगर वो 10 या 12% वोट लेते हैं, तो किसके खाते से लेंगे? और सबसे जो आपने सवाल किया कि बिहार का यूथ क्या जातिगत समूहों से ऊपर उठकर जो वो बंधा हुआ है कि नहीं साहब, यादव के आरजेडी के साथ है, मुस्लिम आरजेडी के साथ है, ब्राह्मण राजपूत बीजेपी के साथ है, क्या उस धारणा को तोड़ेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर विधानसभा वहां हंग आती है जी, बीजेपी और जो आरजेडी के बीच जो 2 धड़े हैं, तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान भी हैं, और जीतन राम मांझी की पार्टी, छोटी पार्टी 1-2 पार्टियां हैं, उधर कांग्रेस है,
लालू की पार्टी है और तमाम वामपंथी दल जो बिहार में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, उनका एक समूह है। तो अगर पीके को 15 सीट मिलती है माना जी, और भंग आती है कि ना बीजेपी वहां 122 का आंकड़ा छू पाती है जो बहुमत का आंकड़ा है, और ना लालू प्रसाद की पार्टी का गठबंधन जो महागठबंधन है वो छू पाता है, तो पीके किसके साथ जाएंगे? तो बहुत सी राज्यों में हमने देखा है कि चुनाव के पहले के जो गठबंधन होते हैं वो अलग होते हैं, और उनको अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो फिर जो दूसरी पार्टियां हैं छोटी छोटी, उनका साथ लेना उन दलों की मजबूरी हो जाता है। तो बिहार के चुनाव हर बार महत्वपूर्ण रहे हैं, हर बार रोचक रहे हैं, दिलचस्प रहे हैं, कई बार उन्होंने चौंकाया भी है, कई बार आशा के अनुरूप रहे हैं रिजल्ट। लेकिन इस बार जो पीके फैक्टर है वो चुनाव को किस दिशा में ले जाएगा कह नहीं सकते, क्योंकि पीके भले, मैंने पहले भी कहा कि पीके भले नहीं हो, लेकिन एक विधानसभा सीट में अगर वो 15,000 वोट काटते हैं तो वो किसके खाते से ज्यादा काटते हैं, वो खुद नहीं जीत पाए, लेकिन किसी के जीतने और किसी के हारने में वो जरूर मददगार हो सकते हैं। एक और फैक्टर, एक व्यक्ति अभी नाम चर्चा में रहा, युवा नेता है चिराग पासवान, और चिराग पासवान ने घोषणा की है कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे केंद्र में, जबकि वो एनडीए के साथ में है। यहाँ वो कह रहे हैं कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या उनका बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना यानी कि अति उत्साहित होकर वो ऐसा कर रहे हैं, या इससे बिहार के चुनाव परिणामों पे कुछ असर आएगा? नहीं, देखिए वो जो कह रहे हैं, मैं उससे उनकी बात से पूरी तरह क्या कह रहे हैं वो और क्या करेंगे, दोनों में अंतर है। कहना अलग है, वो दबाव की राजनीति भी होता है। हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव की राजनीति भी होती है कि भाई हमको आप 15 सीटें देते हो, हमको तो 20 दो, नहीं तो हम सारे पे लड़ेंगे। लेकिन क्या उसके लिए वो अपना जो दिल्ली में एनडीए के साथ गठबंधन उसको तोड़ेंगे? और बीजेपी के साथ मिलकर रामविलास पासवान हो या नीतीश है, लोकसभा की 5-6 सीटें जीतते रहे हैं, लेकिन अपने दम पे लड़के वो प्रदर्शन वो हासिल नहीं कर सकते। तो रामविलास पासवान जी की बात, शायद ये बिहार का पहला चुनाव है या नहीं? एक पहला 20 का हो चुका। अच्छा, हो चुका है। उसके बाद तो उनको कहा जाता है राजनीति का मौसम वैज्ञानिक। नहीं, वो मौसम वैज्ञानिक क्या, वो सब जानते थे कि भाई किधर हवा जा रही है। उन्होंने यूपीए के साथ भी वो केंद्र में मंत्री रहे, बीजेपी के साथ भी केंद्र में मंत्री रहे, और जिस तरह से यहाँ नीतीश कुमार का वोट बैंक है, ऐसे ही वहाँ दलित जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके साथ, पासवान के साथ भी था। और एक बेल्ट है वो बिहार में, पूरे बिहार में नहीं है, वो एक बेल्ट है जहाँ उनका प्रभाव है, और 6-7 लोकसभा सीटें वो लड़ते हैं, 6 लड़ते हैं और 6 की 6 जीतते हैं, क्योंकि बीजेपी का उनको सपोर्ट रहता है, जेडीयू का सपोर्ट रहता है। तो चिराग पासवान की भी भूमिका रहने वाली है, लेकिन चिराग पासवान तो चूंकि एक खेमे में है, भाजपा गठबंधन में है, वो 243 सीटों पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि 243 पे लड़ेंगे, और 243 पे लड़ते हैं तो पूरे बिहार में उनका उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन पीके का जो फैक्टर है ना, वो निश्चित रूप से इस चुनाव को चौंकाने वाले परिणाम भी हो सकते हैं। पीके खुद जीते हैं नहीं जीते मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके खड़े रहने से किसी का नुकसान होना संभव है, क्योंकि उनको जो वोट मिलेगा वो अब तक किसी और दलों को मिल रहा था, उसी के खाते से निकल के जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये कि अभी कल परसों की हमने घटना देखी कि तेजस्वी यादव और उनके साथ साथ राहुल गांधी एक साथ एक मंच पे हैं, और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वहां चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सुरक्षा कर्मी उन्होंने रोक दिया। अब हो सकता है सुरक्षा कारणों से रोका गया हो, लेकिन अब राजनीति में इसका मुद्दा बन गया। ऐसा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते यादवों का दूसरा कोई चेहरा मंच पर हो, और कन्हैया कुमार को इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया कि राहुल गांधी और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव किसी दूसरे युवा चेहरे को अपने साथ मंच साझा नहीं करने देना चाहते। तो क्या इस बात में सच्चाई है, या ये जबरदस्ती इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया है? नहीं, देखिए राहुल गांधी अगर थे तो उनको सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से, अगर उनके साथ जो सुरक्षा कर्मियों का घेरा रहता है, वो हो सकता है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को नहीं जानते हो जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं। लेकिन आपने जो कहा वो दोनों चीजें सही हैं। सुरक्षा कारणों से भी उनको नहीं चढ़ने दिया, और जब से कन्हैया कुमार को बिहार में प्रमुख भूमिका में कांग्रेस लेके आई है, तब से तेजस्वी यादव की कुछ बेचैन है। तेजस्वी को लगता है कि तेजस्वी से ज्यादा अच्छे वक्ता है कन्हैया कुमार। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे हैं, और बेगूसराय से वो चुनाव लड़े थे, हार गए, वो अलग चीज है, लेकिन उनमें एक भाषण देने की कला है, अच्छे वक्ता है, और धारा प्रभाव वो बोलते हैं। तो बिहार में अगर वो
कांग्रेस के साथ है और तेजस्वी भी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते हैं, तो आपने जो कहा कि युवा चेहरा तेजस्वी के मुकाबले आगे नहीं आ जाए, निश्चित रूप से तेजस्वी नहीं चाहेंगे कि उनके रहते कोई युवा आए। और पप्पू यादव की जहां तक बात है, वो युवा नहीं है। पप्पू यादव तो बहुत पिछले 30 सालों से यादव है, वो जातीय यादव है, लेकिन वो अपनी एक सीट जो है पूर्णिया, वहां तो उनका प्रभाव रहता है, इस बार जीते भी वो। लेकिन पूरे बिहार के अंदर वो तेजस्वी को, एक जमाने में लालू यादव के बिल्कुल खास हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनसे मतभेद हुए और वो उनकी दूरियां बढ़ती गई। तो पूर्णिया या कुछ एक दो इलाकों में तो पप्पू यादव का प्रभाव है और उनकी छवि, बहुत लोगों के काम करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, शादियों में मदद करते हैं, लेकिन वो पूरे बिहार में यादवों के नेता बनने का उन्होंने प्रयास किया लेकिन बन नहीं पाए। तो पप्पू यादव से तेजस्वी को कोई खतरा होगा मुझे नहीं लगता, एक दो सीटों को छोड़ के कोई ज्यादा प्रभाव पड़े। लेकिन हाँ, जो कन्हैया कुमार वाली आपने बात कही, वो तेजस्वी के लिए जरूर वो है कि अगर कन्हैया का कद बढ़ता है तो तेजस्वी का कद उतना ही नीचे जाएगा, क्योंकि अभी वो युवाओं में एकमात्र, भारतीय जनता पार्टी के पास युवाओं में कोई ऐसा चेहरा नहीं है वहां पे जो पूरे बिहार में किसी को प्रभावित कर सके। एक और सवाल कि बीजेपी बिहार में अपना कोई स्थानीय नेता नहीं खड़ा कर पाई है, ऐसा कि जो राज्य भर में उसकी छवि हो, कोई चेहरा बीजेपी का नहीं है। तो अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती भी है, तब क्या उसके सामने नेतृत्व का संकट आएगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए? नहीं, देखिए, चेहरा तैयार नहीं किया जाता, चेहरा तैयार होता है, नेता तैयार होता है, कोई ऊपर से नेता को तैयार नहीं करता। यूपी का उदाहरण सामने है, योगी आदित्यनाथ सांसद थे, गोरखपुर तक सीमित थे। जब 2017 का चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को सफलता मिली, लोगों को लग रहा था कि मनोज सिन्हा शायद बनेंगे या दूसरा कोई बनेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बनाया और जो उनको जिम्मेदारी दी गई मुख्यमंत्री पद की, उसको प्रूव किया उन्होंने और दोबारा भी रिपीट की उन्होंने सरकार। तो योगी आदित्यनाथ जो बने हैं वो अपने नेतृत्व से बने हैं, उनमें जो क्षमता थी। कोई आदमी किसी को मुख्यमंत्री तो बना सकता है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है, लेकिन नेता पब्लिक बनाती है। बिल्कुल। तो बिहार के अंदर बीजेपी के बहुत से रहे थे, शाहनवाज हुसैन भी थे, जेपी नड्डा भी बिहार की राजनीति से आए, बिहार में छात्र संघ के चुनाव में थे, और भी कई, राजीव प्रताप रूडी थे बिहार में, लेकिन वो पूरे बिहार का चेहरा नहीं बन पाए। जो चेहरा लालू यादव या नीतीश का जो कद है बिहार में, उसके मुकाबले बीजेपी का संगठन तो मजबूत है, बीजेपी सीटें ज्यादा जीतती है, लेकिन बीजेपी के पास वो नेतृत्व और वो चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार में नीतीश या लालू प्रसाद के मुकाबले टक्कर दे सके। अब जैसे तेजस्वी की भी पूरे बिहार में पहचान बन गई है, तो वो भी एक चेहरा बन के उभरे हैं। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको नीतीश की जगह अगर उसको रिप्लेस करें तो पूरे बिहार की जनता स्वीकार कर लेगी, हाँ नीतीश के मुकाबले ये ठीक है। ये अभी बीजेपी का एक माइनस पॉइंट है बिहार में। अच्छा, अगर केवल आरजेडी की तरफ जाएं तो अभी एक पारिवारिक विवाद वहां हुआ और लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव के लिए ऐसा बोला कि हम इनको परिवार से, पार्टी से निष्कासित करते हैं। क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा? क्योंकि जब वो यादव वोट बैंक मांगने जाएंगे तो क्या वहां के जो वोटर हैं वो उनसे खिलाफ होंगे? क्योंकि तेज प्रताप का जो व्यक्तिगत जीवन रहा है, क्या उसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? नहीं, लालू ने जो ये उनको राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति और परिवार से जो बेदखल किया है वो इसीलिए किया है कि उनकी शादी हुई थी, फिर वो शादी टूट गई, तलाक हो गया, फिर उनका एक और किसी महिला के साथ नाम जुड़ा के साथ उनसे उन्होंने शादी की या लिव इन में रह रहे हैं वो। तो लालू प्रसाद को लगता है कि जो शादी टूटी, पहली उनकी जो शादी हुई थी, उससे कहीं यादव वोट नाराज नहीं हो जाए कि साहब इन्होंने छोड़ दिया, शादी करके तोड़ दी, ये कर दिया। तो जनता में ये एक मैसेज देने के लिए कि अगर तेज प्रताप ने कोई गलती की है तो उसका लालू परिवार या राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति से कोई लेन देना नहीं है, हम इनको बेदखल करते हैं। लेकिन जानकार लोग जो मानते हैं ये सब दिखावा है जी। ये चुनाव, अगर बिहार के चुनाव अभी नहीं होते तो शायद लालू यादव ये कदम नहीं उठाते, और तेज प्रताप ने भी उसका उतना प्रतिकार नहीं किया, उस जो एक्शन है उसका कोई रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं दिखा, तो शायद तेज प्रताप को भी लगता होगा कि चुनाव होंगे उसके बाद में फिर हो जाएगा। अब घर से आप बेदखल किया, मतदाता देखने तो जाता नहीं कि आप घर में है कि नहीं है, लेकिन वो एक चुनाव की दृष्टि से लालू प्रसाद ने जो फैसला लिया है कि हमको इसका वोट का नुकसान नहीं हो, और ये इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, ये सब मिली भगत का वो है। तेज प्रताप को भी पता है, तेजस्वी को भी पता है। अब एक अंतिम सवाल ये है कि अगर जेडीयू बड़ी पार्टी बन के उभरती है
और या बीजेपी भी चाहती है कि जेडीयू से सीएम बन जाए, लेकिन नीतीश अगर नहीं बनना चाहते या उनकी आयु या बाकी के फैक्टर उनके पक्ष में नहीं जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू में से कोई दूसरा व्यक्ति सीएम पद की दौड़ में है? और क्या नीतीश चाहेंगे वो बने? नहीं, देखिए, अगर नीतीश बनना चाहेंगे और सीटों का जो गणित इतना होगा कि नीतीश को बनाना बीजेपी की मजबूरी हो जाए, जब तो बात अलग है। वरना जेडीयू में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो नीतीश को रिप्लेस कर सके या नीतीश जिसके नाम पर सहमत हो सके। अटकलें ये भी लग रही हैं, कयासबाजी हैं कि अगर नीतीश अगली बार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के नाम पे अड़े जी, तो हो सकता है जिस तरह शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, उसी तरह जेडीयू की स्थिति भी हो। और ज्यादातर जो जेडीयू के जो नेता लड़ेंगे ना, वो बीजेपी के नजदीक होंगे, टिकट उनको मिलेगी। ऐसी जो आ रही है कि बीजेपी वो चुनाव चिन्ह उनका होगा, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे तो ऐसी अगर नौबत आई कि जहां उनको अपने पाले में लाया जाए तो शायद ज्यादा सुविधाजनक होगा। जैसे लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो बहुत सारे जो आलोचक हैं उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार केंद्र में कोई मंत्री पद अपनी पार्टी के लिए नहीं मांगेंगे। वो इसलिए नहीं मांगेंगे कि वो नहीं चाहते कि जेडीयू में से कोई दूसरा भी चेहरा उभर के आए, वो केवल समर्थन दे देंगे, लेकिन नहीं मांगेंगे कि हमारा कोई मंत्री बनना चाहिए। तो क्या ऐसा ही वो अपने राज्य में भी करेंगे? अगर वो खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ते भी हैं या उनका स्वास्थ्य कारण है या ऐसे उनकी याददाश्त है, जो भी कारण है, तो क्या वो किसी दूसरे को पद सौंपेंगे? उनका उत्तराधिकारी कोई और होगा? नहीं, वो अगर, मैंने पहले भी कहा, अगर वो नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं या स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता है, तो वो फिर इस स्थिति में नहीं होंगे कि किसी को बनने दें या नहीं बनने दें। फिर वो बीजेपी की मर्जी चलेगी कि वो मुख्यमंत्री बीजेपी का हो या जेडीयू का बनाती है नीतीश को राजी करने के लिए, पर वो नीतीश की मर्जी पे नहीं होगा। अगर वैसी स्थिति होगी तो बीजेपी पिछली बार भी आ रही थी कि 43 विधायक है, उसमें बीजेपी 30 को तोड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने इसलिए नहीं तोड़ा कि 30 को तोड़ने के बाद भी उनका बहुमत नहीं होता, फिर उनके 13 जो लोग हैं वो खिलाफत में जाते, तो वहां बीजेपी 5-7 सीटों के फासले से ही वहां सरकार में है। तो बीजेपी शायद ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। चुनाव तक तो वो बिल्कुल शांत रहेगी, चुनाव के नतीजों के बाद सारा खेल होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। हो सकता है कुछ चौंकाने वाले परिणाम सामने आ जाएं। इस बार एक नया फैक्टर भी चुनाव की राजनीति में बिहार में उतरा है, जिसको नाम दिया गया है पीके फैक्टर, यानी कि प्रशांत किशोर का फैक्टर। क्या होंगे चुनाव परिणाम, ये देखना दिलचस्प होगा। इस तरह की चर्चा अगर आपको पसंद आती है तो हमको कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.